तो दोस्तों जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है परमाणु संरचना। जैसे मैंने आपको शेड्यूल में बताया था कि हम 3 दिन के जो हमारे टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जो उनको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आज केमिस्ट्री का डे है, तो हमारे पास टॉपिक है मतलब चैप्टर है हमारा परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज वाइट बोर्ड में कुछ थोड़ी खराबी आ गई, इस चक्कर में नोटबुक में लेक्चर लेना पड़ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी सबसे पहले हम समझते हैं परमाणु। जो परमाणु होता क्या है, तो आप देखिए जो एक मिनट। हाँ, तो जो परमाणु जो होता है, परमाणु होता है एक अविभाज्य कण। एक अविभाज्य कण यानी जिसके एक से ज़्यादा टुकड़े ना किए जा सकते हो। परमाणु को ये बहुत ही ईजी चीज़ है, आपको शुरुआत में पढ़ाया जाता है। एटम कहा जाता है इसको। परमाणु मतलब वह छोटे, वह दो या इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बना एक कण जिसके एक से अधिक टुकड़े ना किए जा सकते हो। उसे परमाणु कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई जो आपको 11th-12th में पढ़ाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, जिसके एक से ज़्यादा अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हो। तो परमाणु जो मिलकर जो बना होता है उसमें हम होते हैं 5, वैसे तो 5 कण होते हैं, पर आपको 3 ही मुख्यतः होते हैं। 3 ही मुख्यतः होते तो 5 कण है, पर आपको पाँचों कणों के बहुत सारे आपके टीचर्स को भी नहीं पता होगा उन 5 कणों के नाम। तो लास्ट के 2 कण बहुत अजीब से होते हैं। क्या है, मेरे पास हाई लेवल की मॉड्यूल है, मैं आपको एक बार मॉड्यूल दिखाता हूँ। मॉड्यूल अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। ये डेफिनेशन आप इसको नोटबुक में राइट भी कर सकते हो, ठीक है। परमाणु ये हो गया, आप समझ गए। परमाणु देखने के लिए आप किसी भी बंद कमरे में चले जाना और वहाँ की सारी लाइटें बंद करके एक अपनी मोबाइल की टॉर्च जला लेना, सिर्फ वही आपका प्रकाश केंद्र होगा। तो उस केंद्र से जो भी लाइट सीधी एक रेखा में गमन करेगी ना, उनके बीच में आपको बहुत छोटे छोटे कण दिखेंगे, उनको क्या कहते हैं? परमाणु कण, ठीक है। तो इसके जो मुख्यतः कण होते हैं, मतलब जिनसे मिलकर बना होता है, फर्स्ट होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड जो हमारा होता है वो होता है प्रोटॉन। थर्ड होता है न्यूट्रॉन। फोर्थ जो हमारा होता है वो बहुत ही आपके कम टीचर या फिर आपको ये तो पता होगा कि ये थोड़ा इतना मुश्किल नहीं है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। और जो फिफ्थ लास्ट वाला होता है उसका नाम आप गेस करके बताओ। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम, मतलब 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो उसका जो नाम होता है वो होता है पाइमेंसोन। इसका नाम याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाइमेंसोन। तो ये आपकी बोर्ड में पूछा जा सकता है और जे में पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा कण होता है। तो आप ढूंढोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिट्रॉन, बट आप इनको नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि द्रव्यमान की। तो सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान होता है 9.1 क्रॉस 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये इसका मतलब ये इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। सेकंड, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 क्रॉस 10 की पावर -27 किलोग्राम। इसका भी सेम ही होता है, 1.67 क्रॉस 10 की पावर -27 किलोग्राम। इसका जो द्रव्यमान है वो अभी ज्ञात नहीं किया गया है और इसको 3 पार्ट में डिवाइड गया है इसके द्रव्यमान की। इसका द्रव्यमान इतना मेन नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको 3 पार्ट में होता है। पर मैं आपको एक बार मुँह से जरूर बता देता हूँ पाई के बारे में। ये इसमें ना पाई माइनस का होता है
273 me माइक्रो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है एक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बिछड़ा हुआ। अब बात कर लेते हैं इनके आवेश की। इलेक्ट्रॉन का आवेश सबको ही पता है, -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। इसका आवेश पॉजिटिव होता है प्रोटॉन का, ठीक है, 0.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। इसका आवेश इतना ज्ञात नहीं किया गया है, और इसका भी ये पॉजिट्रॉन का प्रोटॉन के समान होता है, +1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये बात हो गई इनकी, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये सब समझ गए होंगे। अब इसके बाद लेते हैं हम इसके 4 पॉइंट में, हम इसको अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला हो गया हमारा प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अभी एक बार नाम लिख दूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये होती क्या है। सेकंड जो हमारा हो गया बोर का सिद्धांत, बोर मॉडल, ठीक है। ये मॉडल वाला चैप्टर है, इसमें आपके मॉडल्स आएंगे कि किस किसने परमाणु का मॉडल लिया है, किस किसने नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली व हाइजेनबर्ग का, ठीक है। उसके बाद हमारे आ गया क्या कहते हैं, तरंगीय, ये है एक तरंगीय, ठीक है, तरंगों के बारे में। तो मैं आपको फर्स्ट बताऊँ प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश दो प्रकार का होता है जो कैसे व्यवहार करता है, एक तरंगों में व्यवहार करता है, एक किरण में व्यवहार करता है। बोर मॉडल, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग का, और तरंगीय, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैथोड किरण की खोज के बारे में, ठीक है। तो जो ये हमें हेडिंग डाल देता हूँ, कैथोड किरण की खोज। तो आप सबको पता होगा कि कैथोड किरण की खोज जो है वो एक नली में हुई थी। पंप होती है, निर्वात पंप, आप जानते होंगे। निर्वात पंप मैं आपको बना के दिखाता हूँ ड्राइंग। ये हो गया निर्वात पंप, ठीक है। इसकी शायद एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा, ये हो गया निर्वात पंप, इसको बोला जाता है निर्वात पंप, ठीक है। ये अपना हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो सिरा है ये है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हम करते हैं, जे थॉमसन ने की थी इसकी खोज, ठीक है। और जो कैथोड ने ली, उसका जो दाब था वो भी आपसे पूछ लेंगे बोर्ड में, तो उसका दाब था 10⁻⁻2 मिली माइक्रो मिनी माइक्रो, इसको ऐसे बोला जाता है, इसका हाई Hg, ठीक है। 1000 वोल्ट का विभवांतर था इसमें। तो ये आपके था। अब मैं आपको लिख देता हूँ कैथोड किरणों के गुण, ठीक है। कैथोड किरणों के गुण क्या थे? कैथोड किरणों के गुण फर्स्ट था इसमें, इनमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। ये 11th के लिए भी है, ड्रॉपर के लिए भी, जो 12th ईयर जेईई की प्रिपरेशन करे उनके लिए भी है, मतलब तीनों फॉर्मेट के लिए ये है। इनमें यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो आप तीनों देख सकते हो। और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो इनमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। सेकंड होता है ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट हमारे पास आ गया वो है अभिलाक्षणिक रंग गैस की प्रकृति से स्वतंत्र है। मतलब एक गैस की प्रकृति होती है कि ये गैस ये रंग दर्शाएगी, ये गैस ये रंग दर्शाएगी, पर इस गैस का फिक्स नहीं रहता। कैथोड किरणों में जो गैस की प्रकृति चलती है उसमें फिक्स नहीं रहता है कौन सा रंग दर्शाएगी, ये कोई सा भी रंग दर्शा देती है। इसलिए इसको हम लिख देंगे अभिलाक्षणिक, मतलब लक्षणों से कौन सा रंग दर्शाएगी। अभिलाक्षणिक रंग गैस की प्रकृति से स्वतंत्र है,
से स्वतंत्र है, आज़ाद है। ठीक है। फोर्थ जो हमारा हो गया वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन का नाम आपने सुना होगा। पॉइंट के बारे में बता। मूल्यांकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश निर्धारित किया जो 1.602 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलाम में। ठीक है। तो ये मेरे को याद है, ये चीज़ें ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या करा था, निर्धारित करा, आवेश निर्धारित कर दिया। जो अभी मैंने आपको वहाँ सारणी में भी दिखाया था कि ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये आवेश निर्धारित है इसका। ठीक है। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, मैंने आपको बताया कैथोड किरणें कितनी होती है। कैथोड और एनोड किरणें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की पुंज। ठीक है। तो ये हो गया, ये इसके पॉइंट्स थे। अब आगे चलते हैं। आगे अगर आप 12th ईयर है तो मैं आपको 2 पॉइंट्स बता देता हूँ, उनको आप पढ़ लेना, वो सिलेबस में नहीं है। एक तो फर्स्ट है आपके आवेश द्रव्यमान अनुपात, ये एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं आपको एडिशनल में, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे नोट करा दिया इसको, इनको आप पढ़ लेना, ये बहुत बेसिक्स होते हैं। और दूसरा अपना है मिलीकन का तेल बूंद प्रयोग। जेई में तो इसका कोई खास इतना रोल होता नहीं है, बट आपके 12th में ज़रूर इसका रोल होगा, मतलब 11th में इसका बहुत ज़रूर रोल होगा। ये आपके फिक्स है कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 12th में जब आप प्रैक्टिकल दोगे ना अपना फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री का, तो आपको तेल बूंद प्रयोग आ जाए। ठीक है। तो ये दोनों थे, तो मैंने आपको बता दिया। ये जो नोट्स की PDF है वो आपको नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अटैच मिल जाएगी। तो अगला जो हमारा टॉपिक लेते हैं वो आप समझ गए होंगे, वो है एनोड किरणों की खोज। जब कैथोड किरणों की खोज हुई तो एनोड की तो फिक्स थी। ठीक है। जो एनोड किरणों की खोज की बारी है वो की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज की। ठीक है। तो उसने भी इसी प्रकार की थी, 10⁻² mmHg का वो लिया था उसने, और 10,000 वोल्ट विभवांतर प्रदान किया था उसको। फिर उसके बाद जो किरणें उत्पन्न हुई उनको क्या नाम दिया गया, एनोड। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैथोड किरणें उत्पन्न हुई थी वो भी इसी प्रकार हुई थी, बट फिर जब गोल्डस्टीन ने करा तो फिर आपने एनोड किरणें क्यों बताया इनको। तो एनोड किरणें मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वो इस साइड उत्पन्न हुई थी, नेगेटिव साइड, और जो गोल्डस्टीन की किरणें थी वो इस साइड उत्पन्न हुई। और हमने आपको बताया है कि जो कैथोड किरणें है वो ऐसे टर्न नहीं खाएगी, वो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेगी। तो वो ये तो फिक्स है ही नहीं कि वो यहाँ जाके यहाँ घूम के आ जाए। ठीक है। तो ये था गोल्डस्टीन का। तो एनोड किरणों के बारे में खास बात यही है कि ये किरणें गुण गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। एनोड किरणें होती है वो गुण गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, वो गुण अभिलाक्षणिक गुण गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती कैथोड किरणें। ठीक है। अब न्यूट्रॉन की खोज की बारी आ गई। ठीक है। तो न्यूट्रॉन की खोज बेसिक सी हुई थी। जो हमारे चैडविक सर थे, चैडविक ने 1932 में नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूट्रॉन के उत्पादन की थी। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज का यही सार है। न्यूट्रॉन की खोज कोई इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ 1932 में हुई थी इसकी खोज। अब एक क्लास में पूछ ले जाए, 1932 में न्यूट्रॉन का उत्पादन हुआ था, जो कि किसने किया था, चैडविक ने। क्या नाम था उनका, चैडविक नाम था उनका। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF अपलोड करूँगा ना, तो उन्हें मेरे पास 7, 8, 10 ऐसे पैराग्राफ है और ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें जो ये परमाणु संरचना है ना, इनके बारे में पूरा रिलेटेड जो भी है, मतलब कौन। हाँ, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है परमाणु प्रतिरूप। परमाणु प्रतिरूप ये कुछ ही नहीं है, बस इसमें एक चीज़ स्पष्ट हुई थी कि जो परमाणु होता है उसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिव कण होते हैं। ठीक है। जिनका आकार परमाणु से छोटा होगा, बेसिक सी बात थी ये। आकार परमाणु से छोटा होगा, ये नेगेटिव कण होते हैं। तो ये था सिर्फ परमाणु प्रतिरूप। ठीक है। अब जो इसके आगे के जो है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है। तो फर्स्ट ले लेते हैं हम थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। एक बार जस्ट यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप।
तो थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप होता है, जो थॉमसन का पूरा नाम वो था जे थॉमसन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन में इनके जो परमाणु प्रतिरूप था उसको प्लम पुडिंग नाम से भी जाना आता है। जो विदेशों की एक मिठाई है जो क्रिसमस को बढ़ती है, प्लम पुडिंग मिठाई, उसको ऐसे उसने डिफाइन किया। ये अपना हो गई मिठाई है ना, उसके बीच में छोटे छोटे कण होते हैं, मतलब छोटी छोटी वो होती है चॉकलेट्स, तो उनको कहते हैं। तो उसने ऐसे डिफाइन करा, ये हो गया परमाणु गोला, ठीक है। ये उसमें हो गया ऋणावेशित कण। ये था थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप प्लम पुडिंग, ठीक है। तो इसको कहा जाता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। अगला जो हमारे पास है वो है रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप, सेकंड यानी रदरफोर्ड प्रतिरूप लिखेंगे हम उसको। रदरफोर्ड, कोई वीडियो में मिस्टेक हो तो बता देना आप, वीडियो बेस्ट बनाई है मैंने जो हो सके, क्योंकि आज वाइट बोर्ड में थोड़ी मिस्टेक आ रखी है मार्कर में, तो मैं जो बेस्ट हो सके वो कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसको डायग्राम के रिलेटेड से समझाऊंगा। डायग्राम में बना लेता हूँ एक बार इसका। ये क्या थे अपने अल्फा कण, ठीक है। ये क्या थे, बीच में बड़े बड़े गोले, ये क्या था, प्लेट थी ये, ठीक है। ये वही सिद्धांत था रदरफोर्ड का, और इसका एक फॉर्मूला भी जो आपके पूछा जाता है, तो फॉर्मूला भी बाद में लिखते हैं। इसने क्या करा कि जो परमाणु रख दिए बीच में, फिर वहाँ से अल्फा कणों की बौछार कराई। अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, ठीक है। अधिकांश अल्फा कण यूं, जैसे ये अपना कोई एक गोला रखा है, परमाणु के बीच में कोई धनावेश है ऋणावेश है, किसी अल्फा कण यूं जा रहा है, वो इससे यूं भिड़ेगा तो डायरेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करके यूं आ जाएगा। और कोई अल्फा कण यूं जा रहा है ना, देखिए कोई अल्फा कण यूं जा रहा है और वो ऊपर के सिरे भिड़ेगा तो वो यूं हो जाएगा। तो कुछ अल्फा कण यूं हो गए। तो ये अपने पास क्या हो गए थे, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। मतलब कुछ अधिकांश अल्फा कण तो बिना किसी चीज़ से टकराए सीधे गमन करके, कुछ अल्फा कण अपनी परिस्थिति से 45 से लेकर 60-75 इतने डिग्री पे घूम गए, कोई भी कण 90 डिग्री पे नहीं घूमा, ठीक है। सब 60, 45, 30, 75, 80 इतने कोण पे घूम गए। और जो कुछ अल्फा कण थे वो 180 डिग्री पे घूम गए, 180 डिग्री पे। मतलब ये परमाणु का कोई धनावेशित या ऋणावेशित बोला है, ये सीधी रेखा हमारी, ये यहाँ से टकराया और वो डायरेक्ट यूँ हो गया, तो ये था 180 डिग्री, कुछ अल्फा कण यूँ गई। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। इसमें बहुत एक मोस्ट फॉर्मूला है, वो मैं भी आपको लिखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। वो जो फॉर्मूला है वो है, यहाँ पे लिखेंगे sin 4 θ/2 डिवाइड बाय sin 4 θ/2। जैसे कि इसको मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे कि एक कण है जिसको 60 डिग्री पे अल्फा कण प्रदर्शित किए गए हैं ना, मतलब बौछार की गई है, ठीक है। तो उसने वहाँ पे 12 कण सीधी रेखा में गमन करे, तो 30 डिग्री पे कितने होंगे, कुछ बच्चे बोल देंगे 6, नए फॉर्मूला से समझते हैं। 60 डिग्री बोल दिया तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin 4, 60 की जगह रुको एक मिनट, 90 ले लेते हैं हम, 90 कैलकुलेटिवली आसान होगा, ठीक है। 90 ले लेते हैं, तो sin 4 सबसे पहले θ/2 लिखेंगे, θ/2 इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 12/n लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे sin 4 90/2, ये हो गया sin 30। जो हमारे sin 30 का मान होता है वो है 1/2 पावर 4, और 45 डिग्री को 1/√2 की पावर 4 इक्वल टू 12/n, ठीक है। तो हासिल हम लगा देंगे 2 4, ये हो गया 1/16, नीचे हमारे पास आ गया 1/8, ठीक है। 8 ऊपर चला गया, ये हो गया 1/2 इक्वल टू 12/n, तो n इक्वल टू 24, ये हमारे पास आ गया 24, यानी 90 डिग्री पे कितने कण सीधी रेखा में गमन करें, वो है 24 कण, ये आंसर आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके पूछे भी जाएंगे, इससे मैं नीचे एक क्वेश्चन अटैच कर दूंगा, आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, ये मोस्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। अब आप इस फॉर्मूले को बताऊं कब हार्ड मानोगे, मतलब कब वो मानोगे मेन,
इसका क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, जेईई मेंस 2021 में। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, उसको वहाँ पूछा गया है इस क्वेश्चन को। और ये जो मान थोड़े चेंज थे उसके, तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। जो हमारा अगला परमाणु प्रतिरूप है वो है, तो परमाणु प्रतिरूप यही थे। अब हो गया परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल तो आपको याद होनी चाहिए, परमाणु क्रमांक मैं आपको समझाता हूँ। परमाणु क्रमांक होता है उसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे पास हम ले लेते हैं O, यहाँ पे था -2 और यहाँ पे 3 था। न्यूट्रॉन क्या था यहाँ पे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया -2, ठीक है। प्रोटॉन हो जाएगा 3, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ गए आप? तो ये था हमारा बेसिक। अब हम इसको कवर अप करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। हम सभी नंबर को पॉजिटिव मानेंगे। 3, 3, 8, कितने हो गए ये? 8। तो ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक 8। ये तो बेसिक एक ट्रिक थी, ये तो कुछ ही उसमें लगती है अटेम्प्ट में, तो आपको ट्रिक समझाया था ये इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो ऐसे ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। हर किसी पदार्थ में आपको Na+ का दे सकता है, Cl- का दे सकता है, किसी का दे सकता है, तो इनको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने शनिवार को है, तो उस दिन आप सेशन जरूर अटेंड करना और जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद हम लाइव वीडियोस अटेंड करने लग जाए। हमारे 49 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियस, आपको उसके लिए ये भी पता होना कि न्यूक्लियस क्या होते हैं। द्रव्यमान संख्या के लिए आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ गया द्रव्यमान संख्या। तो आपको न्यूक्लियस नहीं पता, तो मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बता दूं। न्यूक्लियस जो होते हैं परमाणु के जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम्मिलित रूप से संख्या होती है, वो होते हैं न्यूक्लियॉन। मतलब प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन से सम्मिलित जो मिलकर बनता है वो होता है न्यूक्लियॉन। तो हम कहीं भी प्रदर्शित करते हैं तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को नहीं कर सकते, हम वहाँ करते हैं न्यूक्लियॉन को, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूक्लियॉन। इससे हम परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? सोडियम की द्रव्यमान संख्या होगी 23, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं? 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें मिला के वो 23 बनते हैं। तो उसमें कितनी न्यूक्लियॉन की संख्या हुई? 23। ये हो गया आपकी द्रव्यमान संख्या भी कंप्लीट। इसके बाद आती है तरंगे। तरंगे कौन सी आएगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ आयाम कहाँ होता है। ये हो गया अपना आयाम, आयाम, ठीक है। ये अपने यहाँ पे हो गए शीर्ष, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोला जाता है गर्त। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, विड्थ और इनके फॉर्मूलेस होते हैं, जिन फॉर्मूलों से निकलती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब कौन सी ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी, कितनी नीचे जाएगी, कितना गर्त में जाएगा, कितना शीर्ष में जाएगा। हम किसी व्यक्ति बोलते हैं कितना गर्त में चला गया, ये वो टाइप का नहीं है, ये तरंगों के बारे में, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, अब मैं बात करता हूँ आपके पास तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य की अब जो हमारे पास है फर्स्ट, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो पॉइंट्स है उनमें है तरंग दैर्ध्य फर्स्ट। सब में काम आएगा, ये आपके नोट कर लेना। तो हम बात चले थे हमारे तरंग दैर्ध्य के ऊपर। तो तरंग दैर्ध्य ये 2 क्रमागत शीर्ष, ये जो गर्त के बीच में गर्त होती है ना, गर्त मैंने अभी आपको समझाया है, गर्त के बीच की दूरी को दर्शाता है। बीच की दूरी होती है ना, उसे दर्शाता है, और इसे लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। लैम्बडा मैंने सही से नहीं बनाया, लैम्बडा लिख लो, लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये हमारा तरंग दैर्ध्य है। बेस्ट हैंड राइटिंग में नोट्स आपको PDF में मिलेंगे। आवृत्ति में समझाता हूँ, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, इसको वेवलेंथ कहा जाता है। इंग्लिश में बता दूँ मैं, इसको वेवलेंथ, इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और इसको डिनोट V से किया जाता है, बट इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो ये क्या होती है? एक दिए गए बिंदु से 1 सेकंड से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ए आई 1 सेकंड, जैसे कि 1 सेकंड में किसी जो हमारे पास बिंदु है उससे 8 तरंग निकले, क्या निकले? 8 तरंग। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 8। इसलिए आवृत्ति को इससे डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पेज में पलटता हूँ। अगला जो है हमारा वो है तरंग संख्या, यानी वेव नंबर, तरंग संख्या। तरंग संख्या क्या होती है? यह एक इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या होती है। यानी एक कोई
इकाई लंबाई है, जैसे कि इतनी लंबाई में कितनी तरंग उपस्थित, जैसे 7 सेंटीमीटर में कितनी है, 1 सेंटीमीटर में कितनी उपस्थित है। जैसे तरंग संख्या को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बटे तरंग दैर्ध्य, जो वेव लेंथ है कितनी है, तरंग दैर्ध्य बटे 1 सेंटीमीटर बटे तरंग दैर्ध्य, तो इसको कहते हैं तरंग संख्या। फोर्थ जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा आयाम। क्या होगा? आयाम। आयाम क्या होता है? आयाम होता है यह शीर्ष की ऊंचाई अथवा गर्त की गहराई होता है। आयाम होता है शीर्ष की ऊंचाई, मतलब शीर्ष कितना ऊपर गया है और गर्त कितना नीचे गया है, उसको कि जो डिफरेंस होगा उसको कहते हैं आयाम। तो इसको जो डिनोट करते हैं वो होता है तीव्रता समानुपाती आयाम का होल स्क्वायर। ये हो गया इसका फॉर्मूला। आप टेंशन मतलब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको ये दोनों चीज़ें दी हुई होगी, तब उसके बाद आपसे ये चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। ये दी आ रहे हैं आप वेग अपना जो उसके आगे जो अपना इजी टॉपिक है वो है वेग वेलोसिटी, ठीक है। ये तो हर चीज़ में हर जगह अलग अलग होता है, इसको डिनोट करने का तरीका। ये एक तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी होती है, ठीक है। आप समझ गए, मैं आपको उस भाषा में समझा रहा हूँ जो आपकी बुक में आती है, उस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जो इसको हम यहाँ पे ऐसे ज्ञात करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, C आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य, आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य, ये अपने पास वेग की हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है अपना प्लैंक का सिद्धांत, जिसको क्वांटीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो समझाता हूँ। प्लैंक लिख देता हूँ, मैं तो आपको सिर्फ प्लैंक लिख देता हूँ, मैंने अभी आपको समझा ही दिया है ये बात, ठीक है। जो प्लैंक का सिद्धांत क्या होता है, जो ये सिद्धांत होता है ना, इसके अनुसार जो निरंतर आवेशित वो ऊर्जा जो निरंतर आवेशित होती है ना, उसको उत्सर्जित नहीं हो सकती, वो सिर्फ आवेशित होती है, उसको कहा जाता है। और इसको किससे ज्ञात किया जाता है? प्लैंक के सिद्धांत के अनुसार। प्लैंक के सिद्धांत ने ये फॉर्मूला दिया था हमें, E=h विड्थ, है ना। क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है ये इसको सबसे ज़्यादा क्वांटीकरण नाम से जाता है, और नोट है। और प्लैंक नियतांक क्या होता है? h अपने पास होगा 6.62 × 10⁻34 जूल पर सेकंड। ये जो प्लैंक का जो ये IMP है, ये मैं आपको बता दूं, ये आपके हर जगह काम आएगा। प्लैंक का ये एच प्लैंक नियतांक होता है, इसको कांस्टेंट होता है ये प्लैंक नियतांक, हर जगह आपके काम आएगा। तो इसको आप नोट कर लेना और एक साइड में ब्लैक पेन या वाइट पेन से किससे इसको मार्क कर लेना, ताकि आपको सही से याद रहे ये, ठीक है। अभी हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव, पहले इसका मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये अमीटर फिट किया है मैंने यहाँ पे, मैं भी आपको बाद में एक साथ समझा दूंगा, आप अभी 2 मिनट रुकिए। ये होता है इसका डायग्राम, मैंने थोड़ी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नहीं बनाया, तो मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ये क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का डायग्राम है। तो ये जो हमारे पास आगे का जो सरफेस है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये होता है प्रकाश, ठीक है। पीछे का जो सरफेस होता है वो होता है धातु सतह। ये हमारे पास क्या हो गया, अभिज्ञापक कहा जाता है इसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का छोटा सा कण ये रहा, ठीक है। ये जो मैंने गोला सा बना रखा है जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, वो होता है निर्वात कक्ष, ठीक है। नीचे मैंने बैटरी फिट कर रखी है और साइड में क्या फिक्स कर रखा है? अमीटर। अमीटर आपको पता ही होगा कि अमीटर क्या होता है, आपको ये सब पता ही होगा। ये अमीटर है, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हमारे क्या काम होता है? जब एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होता है ना, मतलब जब एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है ना, वो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको हम इसलिए जानते हैं। हम इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को फॉर्मूला जो होता है वो होता है W=h विड्थ नोट। एच तो प्लैंक नियतांक आपको पता ही है, प्लैंक नियतांक। विड्थ नोट एडिशनल एड मतलब वो होती है स्पेशल आवृत्ति, विड्थ नोट, ठीक है। देहली आवृत्ति बोला जाता है विड्थ नोट को, ठीक है। आप समझ गए होंगे इससे। इसको हम एक इस प्रकार से डिनोट करते हैं, W=SC/λ नोट। लैम्बडा नोट के क्या बोला जाता है? विड्थ नोट, ठीक है। समझ गए? ये आपके हो गया क्या कहते हैं?
प्रकाश विद्युत प्रभाव। निरोधी विभव में आपको साइड में समझा देता हूँ निरोधी विभव क्या होता है। निरोधी विभव, निरोधी विभव होता है यह प्रयुक्त न्यूनतम विभव होता है, ये सबसे कम जो विभव होता है जो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासित कर देता है शून्य वेग से, उसको क्या कहते हैं निरोधी विभव। और इसका फॉर्मूला होता है ½ mv² = EVS। VS अपना निरोधी विभव होगा, E = इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ठीक है, समझ गए होंगे। मैं पेज पलटता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा जो अब अगला टॉपिक आया वो है क्या, बोहर प्रतिरूप, जो सबसे मेन टॉपिक है बोहर प्रतिरूप। हम इनको कैसे समझेंगे, हम इनको समझेंगे कि नील्स बोर ने जो परमाणु को प्रतिरूप दिया था, जो सबसे मेन प्रतिरूप रहा है जो हमारा नील्स बोर ने दिया था, ये सबसे मेन प्रतिरूप रहा है। इसकी हम अभिधारणाएं समझते हैं। तो ये परमाणु की गोलाकार आकृति का होता है। ठीक है, परमाणु का आकार क्या बताया इसने, 10⁻10 मीटर, 10⁻−10 मीटर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड जो अभिधारणा है वो संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में केंद्रित होता है। जो पूरा द्रव्यमान होता है, जैसे कि ये है, ये परमाणु कण है, इसमें जो एक केंद्र है इसमें सारा द्रव्यमान केंद्रित होगा। ठीक है, जिसे नाभिक कहा जाएगा। हम इसको क्या डिनोट करेंगे, नाभिक। नाभिक समझ रहे होंगे आप। ठीक है, नाभिक का आकार कितना होता है, 10⁻−15 मीटर नाभिक का आकार होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल निश्चित वर्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं और उसने माना कि इलेक्ट्रॉन कभी अनुमत पथ में ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। क्या होगा वो अनुमत है, अनुमत है इस प्रकार होता है कि ये अपनी सिर्फ कक्ष में घूर्णन करता है नाभिक, ना कभी इधर ना उधर, इलेक्ट्रॉन नाभिक कहा जाता है इसको, है ना। और इसने एक फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, mvr = NH/2π, NH/2π। n = आपको सबको पता है 1 2 3 4 लेंगे हम संख्या में। ठीक है, n = NH प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक। पाई का मान आपको पता ही है 3.14। ये हो गया mvr, वेग ज्ञात करने का। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, बोर का परमाणु प्रतिरूप। ठीक है, बोर ने अब दिए फॉर्मूलाज, क्या दिए, बोर के त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे मोस्ट फॉर्मूला है 0.529 क्रॉस n²। ठीक है, जो भी कक्षा दे रखी हो आपको वो बटे जेड। ठीक है, परमाणु क्रमांक, और एंगस्ट्रॉम कहते हैं इसको, ये इसका वो होता है मात्रक, ये मापन करने की विधि हो गई। ठीक है, 0.529 क्रॉस n²/z। ठीक है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग का फॉर्मूला क्या होता है, Vn = 2.19 क्रॉस 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे 10-12 फॉर्मूला है, मैं PDF में अटैच कर दूंगा। ये अपने इसके फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर था, 5 पेजेस में हमने इसको कवर किया है। तो ये बेसिक था इसका, मतलब ये आपके बताऊँ किसके लिए था, जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जेईई मेंस के लिए था और 11th के लिए था। नेक्स्ट जो इसके बाद मतलब जो इसका हम रिवीजन करेंगे उस टाइम में हम इसके वन शॉट में ऑल जो चैप्टर होगा वो रिवाइज करेंगे। इसका अगली वीडियो जो अगला लेक्चर आपको जल्दी मिल जाएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों आगे की क्लासेस आप मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लाइव क्लासेस के लिए मैंने नंबर दिए गए उन पर कॉल करें और बैच खरीद लें, क्योंकि क्या है पूरा चैप्टर उसी में आएगा। मतलब पूरा चैप्टर तो मैं बैच में बताऊंगा, आप जानते हो यूट्यूब पे तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारी भी वो होती है कुछ लिमिट्स होती है हमारी भी कुछ, तो हमें जितना बताया गया हम उतना ही बता पा रहे हैं अभी आपको कोचिंग के थ्रू। तो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, बैच की प्राइस अभी बहुत कम ही है क्योंकि नया बैच खुला ही है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मैं इनको नीचे अभी इनको टीम को बोल के इसको नीचे PDF में अटैच करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ने मतलब स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी।